तैयारी तो सभी करते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता, इसका रीजन एक ही है, ये लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहिए वही नहीं पढ़ते हैं। याद रखिए, आपका सिलेक्शन आपके फालतू कुछ इधर उधर पढ़ने से नहीं, पढ़ना जरूरी इसीलिए भी है कि आपके एग्जाम में यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, फिर डायरेक्ट समय वेस्ट में करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। वितरकाएं, वितरकाएं आपको पता है वितरकाएं होती क्या है? वितरकाएं में हम लोग जानते हैं वितरकाएं नदी की जो डंडी है, बहुत सारे पार्ट निकलता है उसका। अब देखिए, ये ध्यान से इस वाले सेक्शन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ वाले सेक्शन को, यहाँ वितरकाएं मिलेगी। देखिए ये क्या है, डेल्टा है। इस तरह जब आप पढ़िएगा ना, आपको ज़्यादा एग्जाम में क्लियर होगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा और हर एग्जाम आपको क्लियर होगा। तो डेल्टा जानते हैं, जब अपर्दन हुआ, अपर्दन बताए थे कि जब टूट फूट हुआ पहाड़, पत्थरों का, पहाड़ों का, तो वहाँ से निक्षेपण कर दिया जाता है और कहीं पे जाके छोड़ दिया जाता है, उसी को निक्षेपण कहते हैं। जब देखते होंगे हमारे नदी में बालू वालू आ जाता है, वो क्या होता है, वो निक्षेपण होता है। यही जब नदी की अंतिम अवस्था होती है, आप देखिए बहुत सारी खंडों में विभाजित होती है, जब पहाड़ों पर से गिरती है नदियाँ, उस समय ऐसा कुछ विभाजित एक ही दिशा में बहती है और स्पीड बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे इसकी ये इस तरह का बन जाता है। आपको पक्षीपात डेल्टा 5 इस पैरों वाला की तरह लगता है, इस तरह डेल्टा मिसिसिपी में, यूएसए में मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए वितरकाएं क्लियर हो गया, डेल्टा यही हुआ। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, जिनकी वितरकाएं, देखिए वितरकाएं क्या होती है, हम ये जो देखिए यहाँ पे देखिए वितरकाएं मैंने बता दिया, इतनी धीमी हो जाती है, अपने आप साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करते हैं। निक्षेपण मैंने बताया क्या होता है, डेल्टा, अपने मलबे को निक्षेपण कर देते हैं और यहाँ पर स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, नदी का प्रत्येक वितरकाएं अपने मुहाने का निर्माण करती है। देख लीजिए, हर एक वितरकाएं अपना एक मुहाना बनाया, मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण हुआ। याद रखिए, ये वितरकाएं हैं, वितरकाएं, सभी वितरकाएं अपना एक मुहाना बनाया है। ध्यान से देखिए, सभी अपना मुहाना बनाया है। यही मुहाना के पास बहुत ज़्यादा अवसादित चीज जो है निक्षेपण कर दिया जाता है, इसी को डेल्टा कहते हैं। क्लियर हो गया डेल्टा क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये फिगर देखिएगा, समुद्री गुफा क्या होता है, तटीय मेहराब क्या होता है, स्टेक क्या होता है। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना, तो बिना एनसीईआरटी का आपसे हिलने वाला नहीं है। आप बताइए, ऐसा होता है कि नहीं, लुसेंट में ये चीज़ दिया हुआ है, दिया होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सवाल भी बन सकते हैं? अब यही कॉन्सेप्ट है आपका, आप जब पढ़िएगा उसके बाद लुसेंट को पढ़ना है, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब देखिए समुद्री गुफा, समुद्री तरंगें जो होती है, समुद्री तरंगें पत्थरों में मारते मारते एक बना देती है गुफा, फिर ये और ज्यादा आक्रमण करते करते समुद्री तरंगें बना देती है क्या, तटीय मेहराब। क्वेश्चन आपको कैसे बनेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। ये तटीय मेहराब क्वेश्चन कैसे आएगा, इन गुफाओं के बड़े होने से इनमें केवल छत ही बच जाती है उस समुद्री तरंगों के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, यही सवाल आएंगे। तटीय मेहराब, तो समुद्री गुफा समुद्री तरंग से और तरंगों के बहुत ज्यादा करने से केवल छत बचता, देखिए आर पार पार हो गया ना, इसी को मेहराब बोलते हैं। इसके बाद स्टेक, स्टेक क्या हुआ, एक समय ऐसा आता है कि इसको भी काट देता है, काट कर एक अलग भाग में विभाजित कर देता है, इसी को स्टेक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको हम दिखाते हैं, आपको डीप देखिए, जब आप फिगर पढ़ते हैं तो फिगर के बाद जब आप इसको आप थ्योरी पढ़ते हैं या अपना इसका लिखा हुआ चीज पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो क्लास 7 का ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट किए हैं, ध्यान रखना है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाती है। अपर्दन पता है, निक्षेपण पता है आपको। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से यानी पत्थरों से टकराती है, जिससे दरार विकसित होता है। देख लीजिए, दरार बना, उसी को ही समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने से एक तटीय मेहराब मैंने बता दिया, फिर उसके बाद क्या बना, स्टेक बना। ठीक है, स्टेक अलग कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब समुद्री भृंगु क्या होता है। अब समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैलीय तटों को समुद्री भृंगु कहते हैं। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएंगे कि ऐसे आएंगे, समुद्री जल के ऊपर लगभग उठी हुई ऊर्ध्वाधर शैलीय तटों को क्या बोलते हैं।
तो याद रखिए, नहीं पढ़िएगा एनसीईआरटी तो ये सब सवाल बनने वाले आपके बिल्कुल नहीं है, नहीं बनेंगे। तो आप तो अपने आप को पहले ही बाहर कर देते हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो आपसे आगे निकल जाते हैं। ठीक है, समुद्री तरंग के किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती। सुनिए, एक और चीज मिला, समुद्री भृगु समझ गए कि समुद्र में, फिर समझा दे रहे हैं, समुद्र में जो उठा हुआ रहता ऊर्ध्वाधर ऊंचा शैलीय तट, तट मतलब ये इस तरह का उठा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भृगु। उस समुद्री पुलिन क्या होता है? समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर देते हैं। अवसाद है नहीं बालू वालू, जो अवसादी तो बता देते ना, जो नीचे बैठ जाते हैं जाके, हम बता दे रहे हैं गिलास में अवसादन होता है, पहले मिट्टी के नीचे बैठ जाते हैं कण। अपर्दन क्लियर है, निक्षेपण बताए तो क्लियर है, अवसादन क्लियर है। ठीक है, अब आपको यही सब चीज पढ़ने का, तभी तो आपको आगे का चीज समझ में आएगा। अब अवसादन ही पता नहीं है तो आपको कैसे एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन? तो देखिए, समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब पुलिन भी समझ में आ गया, भृगु भी समझ गया, पुलिन का निर्माण अवसादों से होता है। अब देखिए, अब हिमनद पे आते हैं। अब देखिएगा, हिमनद में एक छोटा छोटा सा गड्ढा बनता है, गर्त गड्ढा। उस गड्ढे को क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अथवा हिमानी दोनों सेम नाम है। ये होता क्या है? ये बर्फ की नदी होती है। ठीक है, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थर को अपरदित कर देती है। तो हिमनद क्या करती है? इसके अपने नीचे में कठोर चट्टान से गुलासमी मिट्टी और पत्थर को अपरदित हम बता दिए थे। अपर्दन जो टूट फूट होता है, हमेशा तोड़ फोड़ देता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। मैंने बताया, हिमनद पे एक गहरा गड्ढा सा गर्त बनता है। आप देखते होंगे कि लोग उसके अंदर चला जाता है। आप जब देखिएगा, बड़े बड़े एवरेस्ट चोटी के वे चढ़ते हैं सभी लोग, कुछ लोग अंदर चले जाते हैं गिर के। यही गर्त होता है, बहुत बड़ा गर्त बनता है। अब देखिए, ये क्या हुआ? गर्त। पृथ्वी पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। अब क्या हुआ? अब ये गर्त बना, अब बर्फ पिघला, अब पिघलते पिघलते इस गर्तों में चला गया। उसके बाद क्या हुआ? गर्त जो चला गया, उसके बाद देखिए वो सुंदर झील बनते हैं। तो याद रखिएगा, हिमानी या हिमनद में गर्त गड्ढा बना, गड्ढे में जो जल आया, बर्फ पिघल के उसी को बोलते हैं बर्फीय झील। ठीक है, झील का निर्माण हुआ। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे बड़े सैल, रेत, हिमनद यानी ये भी हिमनदी भी जो बर्फ वाली नदी है, ये भी बड़े बड़े सैल और रेत लाते हैं, तलछट मिट्टी लाते हैं, निक्षेपित बताए थे, निक्षेपित फैला देते हैं लाके। ये निक्षेप को क्या बोलते हैं? हिमनद। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे कि जब हिमनद बड़े बड़े तलछट मिट्टी निक्षेपित करते हैं, इन निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो इन निक्षेपों को याद रखिएगा, 2-3 चीजें देंगे, हिमोड कहते हैं। ठीक है, और लेकिन नदियों द्वारा, देखिए समझिए, नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण हुआ, लेकिन हिमनद द्वारा लाया गया। समझिए, नदी द्वारा जो निक्षेपत हुआ उसको बोलते हैं डेल्टा, आपको बताए थे। लेकिन हिमनद द्वारा जो बना उसको बोलते हैं हिमोड। लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शॉर्ट नोट्स, जस्ट इसके आज मैं शॉर्ट नोट्स का वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मुझे लगता है। ठीक है, आपको अजीवीय पता है जिसमें जीव जान नहीं होता है, निर्जीव होता है स्थल, और जीवीय इसमें जान होता है, पादप जंतु, पौधे में भी जान पाया जाता है। चारों ओर पाए जाने लोग, देखिए जीवित प्राणी है। पर्यावरण आपको पता है क्या क्या पर्यावरण किसे किसे मिलके बने होते हैं। आपको एग्जाम में अगर बिहार पुलिस में बोलेगा पर्यावरण में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं होते हैं? लोग, स्थान, वस्तुएं। ठीक है, इनमें चौथा कुछ और दे देगा, तो याद रखिएगा, लोग, स्थान, वस्तुएं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, आपको बता दिए। आगे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आते हैं, पर्यावरण तो बता दिए। अब लेकिन प्राकृतिक क्या होता है? तो ये भूमि, ये जल है ना, पेड़ पौधे है ना, ये सभी जो है ना प्राकृतिक पर्यावरण का काम करता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। ठीक है,
अब देखिए पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल, सुनिए स्थल मंडल क्या होता है, पृथ्वी का जो ठोस ऊपर प्रॉपर्टी होता है उसके बाद ऊपरी परत को ही स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानें और खनिजों का बना होता है, पृथ्वी की पतली परत से ढका होता है। देखिए मिट्टी की पतली परत से ढका रहता है। देखिए आप मिट्टी का जो ऊपर वाला भाग रहता है ना, यही फिर स्थल मंडल है। ठीक है, यह स्थलाकृतियां महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती है। एक बार अच्छे से सिर्फ एक बार देखते जाना है, हो जाएगा। जल मंडल आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता होगा। अब आते हैं पहाड़ी तंत्र। अक्सर पर्यावरण आप लोग खोजते रहते हैं, पर्यावरण से 5 क्वेश्चन फिक्स है, प्री मेंस मिला के 4 से कभी कभी तो 4-5 क्वेश्चन दे ही देते हैं। तो परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा समझ होता है, ये रहता है। ठीक है, तो परितंत्र में क्या क्या आता है पहले समझिए। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ रहा, समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ रह गया। उसके बाद अगला इसे ऐसे आपको स्टेटमेंट बनाना है। पर्यावरण के उन सभी भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये जितने जीवधारी है वो जितने पर्यावरण में भौतिक और रासायनिक कारक सभी के साथ परस्पर एक संबंध बनाता है, क्रिया करता है, जिससे वे निवास करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बनाना है। वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो पारितंत्र में समझिए क्या क्या होता है। सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखते हैं, पर्यावरण के साथ परस्पर सहयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें वो रहते हैं। अब आते हैं जैव मंडल। जैव मंडल या सजीव, जैव मंडल को ही सजीव बोलते हैं। संसार का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा संसार का निर्माण कौन करते हैं? एक जैव मंडल, इसी को सजीव बोलते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल एवं वायु मिलकर, सुनिए, जहाँ स्थल जल वायु मिलकर इनको संभव बनाते हैं। ठीक है, वही क्या है? जैव मंडल। ऐसे ही आपको अब परितंत्र मैंने बता दिया है ना। इसको आप देखिएगा, जैसलमेर रहने वाला हीरा न्यासर का हमारी ये जो कार्यकलाप है इसको देखना नहीं है, आपको हम समझा दिए हैं। जो भी जितने भी जीव हैं वह पर्यावरण में जहाँ वो रहते हैं उसके साथ परस्पर संबंध बनाते हैं या क्रिया करते हैं। ठीक है, ये देखिए एक ताल का परितंत्र। अब देखिए परितंत्र ऐसे देखिए, ये चीज ना आपको समझाता है एनसीईआरटी। अब इस परितंत्र में क्या है? देखिए जीव है, कुछ अजैव है। जैसे पानी है, इसमें जीव नहीं होता है। फूल में जीव है, ये देखिए जीव है, ये जीव है। कुछ अजैव पत्थर है, ये दोनों मिलके जितने भी जैव है आपस में संबंध बना रहे हैं, बिना इसके संबंध जिससे क्रिया कर रहे हैं ना। याद रखिएगा, जल चाहिए, पानी चाहिए, पत्थर चाहिए, वायु चाहिए। समझ में आ रहा है? यही एक पारितंत्र है। अब आपको उम्मीद है याद नहीं करना है, सिर्फ आपको दिमाग में सोच लेना है, ऑटोमेटिक बनेगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र। देखिए शॉर्टकट में है ना, ये चीज कितना अब क्लियर होते जा रहा है अपना। धीरे धीरे जब पढ़ते जाइएगा तो क्लियर होते जाएगा। जीवधारी का आपस में पर्यावरण के बीच का संबंध होता है। मैंने पहले बता दिया था पर्यावरण में क्या क्या होता है, स्थल जल भूमि सभी होते हैं। आए जीव जो आपस में इससे क्रिया करते हैं, हम लोग करते हैं ना सभी जल वगैरह से, तो वही चीज है परितंत्र। क्लियर? परितंत्र अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी सब जो परितंत्र हो सकते हैं। ठीक है, और वस्तु विनिमय प्रणाली आपको पता होगा, यह वस्तुओं की अदला बदली होती है, धन का प्रयोग नहीं होता है। वस्तु देके वस्तु लिया जाता है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोग इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ जरूरत नहीं है। अब देखिए पारितंत्र, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से कौन के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिहार पुलिस में मिलेंगे आपको। पारितंत्र नहीं है तो मैंने बताया था वन परितंत्र है, मरुस्थल परितंत्र है, ताल। ये ताल क्या है पता नहीं, ये परितंत्र नहीं। इनमें से कौन मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो देखिए स्थल है, समुदाय है, और ये धर्म जो है धर्म, ये मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है, तो ऑटोमेटिक छांट लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये सब चीज समझ में आ गया आपको। अब देखिए जैव मंडल क्या होता है, मैंने बताया था जो जीव होते हैं। वायुमंडल कहाँ बताया था, जहाँ पे वायु होता है। जल मंडल जहाँ जल, पर्यावरण मैंने बताए थे पर्यावरण में क्या क्या चीज होते हैं, हमारे आसपास के सभी चीज।
ठीक है, समझ में? जयमंडल में देखिए आपको, समझिए वो संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसी को जयमंडल या पारितंत्र बोलते हैं। अब आप लोग जलीय क्षेत्र, जलमंडल, पृथ्वी घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल, हमारे आसपास का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण सब बताए थे, जितने भी चीज आते हैं। अब हमारे चैप्टर 2 आज देखते हैं हम। बहुत आसान बुक है यार, आप लोग पढ़ते नहीं, पढ़िएगा ना, बहुत छोटी छोटी बुक, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन इसका फायदा आपको डबल 4/5 गुना होगा एग्जाम में। अब देखिए पहले बक्सी को देखते हैं। पृथ्वी की सबसे गहरी खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। तथा इसकी गहराई, ये हो सकता है उसे मिले, लेकिन आपको यहाँ से जो मिलेगा वो वहाँ नहीं मिलेगा। इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर की गहराई खोद दिया। सबसे गहरा खान अफ्रीका में है, इसकी गहराई 4 किलोमीटर, तेले खोजते खोजते 6 किलोमीटर गहराई कर दिया। पृथ्वी पर केंद्र तक पहुंचने के लिए वह जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 4000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। समझिए, समुद्र पृथ्वी के केंद्र, ये पृथ्वी मान के चलते हैं, इस केंद्र तक पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर को खुदाई करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ से चीज आपको बहुत चीज क्लियर हुआ होगा। अब देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग, पहले हम लोग इस फिगर को देखिए। स्थल मंडल यहाँ है, ये क्या है? देखिए मेंटल है ना। उसके बाद एक क्रोड है, मेंटल सीमा, बाह्य सीमा, मैंने सब बताऊंगा, रेपेटी, कोनराड संगमा, ये रहा आंतरिक कोड। ठीक, अब पहले हम लोग देखते हैं, जब मैं पढ़ता था उसी समय ये लिखा था। अब क्या देखेंगे? देखिए प्याज की तरह पृथ्वी भी, इसके ऊपर एक संकेंद्रीय परत बनी होती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी या परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अब देखिए ये जो परपट्टी है, सबसे बाहरी परत जो बोल सकते हैं, ये महाद्वीप हमारा जो देखते हैं ना, महाद्वीप और महासागर में बटा है। तो महाद्वीप में जो है ये आप देखिए, ये महाद्वीप, तो महाद्वीप जो है, सॉरी, ये जो महाद्वीप है, महाद्वीप, इसमें ये अब ज्यादा है, 35 किलोमीटर परपट्टी होगा ही, क्योंकि स्थल मंडल है, महाद्वीप ज्यादा था। लेकिन महासागर में यह मात्र 5 किलोमीटर। तो आपको स्टेटमेंट में देंगे, कैसे देंगे? पहला स्टेटमेंट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, उसके बाद महाद्वीपीय सतह में 5 किलोमीटर और महासागर में 35 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। आप फटाफट बोलेगा तीनों सही है, उल्टा दिया गया आपको। महाद्वीप जो याद रखिएगा, जो महाद्वीप हुआ, जो द्वीप बना, जो स्थल से बनता है, वो 35 किलोमीटर, लेकिन महासागर मात्र 5 किलोमीटर। तो ऐसे आपको याद करना है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। महाद्वीप सहित मुख्य रूप से सिलिका एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। सुनिए अब क्या कह रहा है, महाद्वीपीय संहति, यानी जो महाद्वीप है, ये संहति किससे किससे मिलकर बना होता है? सिलिका और एल्यूमिना। आप लोग बहुत रटते हैं, सियाल, सीमा, क्रोड, याद रखिएगा। अगर आपको सीधे क्वेश्चन में आएगा महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो बड़ा कंफ्यूजन होगा वहाँ पे। बोले अरे यार ये तो महाद्वीपीय पढ़वे नहीं किए थे। तो याद रखिएगा महाद्वीप यही है, सबसे ऊपरी परत, जिसको सिलिकन और एल्यूमिनियम सियाल बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे सीएल कहते हैं, लिखा है ना, देखिए सिलिका तथा एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर को देखिए, महासागर की परपट्टी मुख्यतः मध्य 5 किलोमीटर का है, सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। सुनिए फिर से, महाद्वीप सिलिकन प्लस, लिखिए महाद्वीप में क्या लिखिएगा? सिलिकन प्लस एल्यूमिनियम सियाल। लेकिन फिर महासागर में क्या लिखिएगा? सिलिकन एवं मैग्नीशियम, इसीलिए इसमें सीमा कहते हैं। ठीक है, इसको सियाल सीमा कहते हैं। परपट्टी के ठीक नीचे, परपट्टी क्लियर हो गया, सियाल सीमा। ठीक है, महाद्वीपीय और महासागरीय परपट्टी में पाया जाता, ध्यान रखिए। परपट्टी खत्म। अभी तक आपको क्या लिखना था? परपट्टी। परपट्टी में क्या लिखना था? पहले महाद्वीपीय, दीजिएगा ब्रैकेट में क्या? महाद्वीप 35 किलोमीटर, फिर लिखिएगा महासागर 5 किलोमीटर, महाद्वीप सिलिका एल्यूमिनियम, महासागर सिलिकन मैग्नीशियम। मजा आ रहा है?
कितना क्लियर हो रहा है ये सब चीज। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होते, याद रखिएगा मेंटल का स्थान कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो जब ऊपर पट्टी के जस्ट नीचे क्या होता है, थोड़ा सा वो चार्जर लेफ्ट, थोड़ा सा वेट करिएगा। थोड़ा सा आप लोग होल्ड करिएगा, ये थोड़ा सा तो समझ में कुछ आ रहा है आपको, ये चीज आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं महासागर प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी के नीचे यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर्टी के नीचे क्या पाया जाता है, ये प्रॉपर्टी के नीचे ही पाया जाता है हमारा मेंटल। ठीक है, हम लोग इसके बाद से कभी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं।